आधा दिन पूरी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी, मेरे साथ में सहयोगी हैं दीप्ति शाही सिंह। लेकिन आधा दिन पूरी खबर में कई बड़ी खबरें होंगी। सबसे बड़ी खबर ये होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और आज संत कबीरनगर पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर होगी कि आकाश आनंद ने किसको कहा अंकल, और तीसरी खबर सावन से जुड़ी होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर, कोलंबिया में जो भूकंप आया उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबरें हैं वो बताएंगे हमारी सहयोगी दीप्ति शाही सिंह। बिल्कुल संतोष, तो इस समय की 20 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं और उसके बाद अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद के मानसून सत्र के आज 17वें दिन भी विपक्ष का हंगामा, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की 12 बजे तक स्थगित। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक हुई, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री समेत एनडीए के सभी नेताओं ने तिरंगा लहराया। दिल्ली में एनडीए सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में और विपक्ष के विरोध में संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया। पश्चिम कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से 111 की मौत। भूकंप का केंद्र बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन जोसे डेल पाल्मर में था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को रोड कनेक्टिविटी की एक और बड़ी सौगात दी। करीब 2 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। 15 अगस्त को जेनजी युवाओं से संवाद करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कार्यक्रम का विषय भारत के उज्जवल भविष्य में युवाओं का योगदान होगा। भाजपा ने आज झारखंड बंद का किया ऐलान। 3000 जवान तैनात, कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। सतारा में पुणे सतारा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज कर दिए हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले भारतीय सेना के जवान लाल किले के पास दंगल पार्क में 21 तोपों की सलामी का अभ्यास किया गया। ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों की भारत में एंट्री आसान बनाने के लिए 11 नए अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए गए। जम्मू कश्मीर राजौरी में अचानक आई बाढ़ से अहम सर्कुलर रोड बह गई, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को लंबे वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है। ज्ञानेश भारती बने अंडमान निकोबार के प्रमुख सचिव। गृह मंत्रालय के अनुसार नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। भारतीय और अमेरिकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार राज्य भर के एमएसआरटीसी डिपो और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रही है। ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ी। द्वीप के आसपास पीएलए के 2 विमान, 7 नौसैनिक, 6 सरकारी जहाजों की गतिविधि देखी गई। दिल्ली लक्ष्मी योजना में 10 दिनों में करीब 6 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह संख्या दिल्ली सरकार पर महिलाओं का भरोसा दिखाता है। चमोली में तेज बहाव से बेली ब्रिज बहा, जिससे करीब 15 से 16 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। और नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीत लिए हैं। और आधा दिन पूरी खबर में शुरुआत करते हैं चुनावी तैयारी में बीजेपी के मिशन को लेकर, जिसने 2027 की यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के मिशन की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा जो है संगठन में बड़े बदलाव के साथ बड़े संकेत भी दे रहा है। बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी और पिछले 90 दिनों में योगी आदित्यनाथ 44 जिलों का दौरा कर चुके हैं, जहां 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यानी विकास के जरिए जनता के बीच सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखने की बड़ी कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और बीजेपी ने संगठन में भी बड़ा सियासी दांव चला है। ओबीसी और दलित चेहरों को 60% से ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है वो दिया गया। वहीं सवर्ण समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं, नए प्रभारी भी तैनात कर दिए गए। यानी नजर सीधे बूथ और वोट बैंक पर और कहा जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से लगातार अलग अलग जिलों का जो दीप्ति है दौरा कर रहे हैं। आज देखिए संत कबीरनगर पहुंच रहे
और बिल्कुल। और 27 से पहले देखिए संतोष, जो चुनावी माहौल है वो बनता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक के बाद एक जगहों पर सीएम जो है खुद पहुंच रहे हैं, संत कबीर नगर पहुंचे हुए हैं और वहां पर कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे उनको लेकर बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को रोड कनेक्टिविटी की एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने गोरखपुर सुनौली मार्ग से ग्रीन सिटी होते हुए माधोपुर बंधा तक सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 69.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये परियोजना गोरखपुर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है। सड़क कनेक्टिविटी के लिहाज से गोरखपुर वासियों के लिए यह महीना बेहद खास रहा है। एक माह में यह तीसरी बड़ी सौगात है। इससे पहले 11 जुलाई को सीएम ने करीब 690 करोड़ रुपए की लागत से बनी 11.6 किलोमीटर लंबी भटहट बास स्थान 4 लेन सड़क का लोकार्पण भी किया था। वहीं 23 जुलाई को 429.49 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए 2.6 किलोमीटर लंबे जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर और 278 करोड़ रुपए की लागत से पैडलेगंज चौक से फिराक गोरखपुरी चौक तक बनी 4 लेन सड़क का लोकार्पण किया गया था। आज मुख्यमंत्री संत कबीर नगर को भी करोड़ों रुपए की जो सौगात है वो देने वाले हैं। और इस पूरी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता रामेन सिंह जुड़ रहे हैं। रामेन, जिस तरीके से आज सीएम योगी संत कबीर नगर में होंगे और वहां पर क्या कुछ जो सौगात है वो देने वाले हैं, क्या बड़ी बातें हैं? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार आपने कहा कि 3 महीने में 44 दौरे किए। संत कबीर नगर भी उसी का हिस्सा है। एक तो वहां करोड़ों रुपए की सौगात देके, दूसरा अगर आप देखिए कनेक्टिंग किस तरीके से जो लोकसभा में जिन सीटों पर कमजोरी दिखी थी उन सीटों को अभी से फोकस्ड किया गया है। जहां जहां लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था वहां योजनाओं की सौगात, कनेक्टिविटी और मुख्यमंत्री स्वयं जाके अधिकारियों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां के नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से पश्चिम में जो 4-4.25 करोड़ कांवड़ यात्री निकलते हैं उन पर पुष्पवर्षा की जा रही है, हेलीकॉप्टर से की जा रही है। तो ये सब कुछ सामान्य दिखता होगा लेकिन ये सामान्य है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, 24 घंटे और 12 महीने राजनीति करते हैं, इसलिए वो लगातार काम करते हैं। तो ये जो दौरे हैं एज ए मुख्यमंत्री आपको लगता होगा लेकिन ये राजनीतिक समीकरण साधने के लिए है कि 2027 में कैसे राजनीतिक समीकरण साधना है, कहां कमजोर थे, जहां जीते हैं वहां क्या क्या चूक अभी रह रही है, कैंडिडेट को लेकर किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो जाहिर है कि 2027 की तैयारी है और इसी बहाने गोरखपुर में तमाम योजनाओं की सौगात दिया है। दीप्ति, आप भी उससे प्रसन्न होंगी। संत कबीर नगर ये पूर्वांचल के पिछड़े जिले थे जहां जरूरत थी। रामेन जी, दीप्ति का तो जिला भी है वो। रामेन जी, दीप्ति का तो जिला भी है विकास के लेकर। अब मेरा सवाल ये है रामेन जी कि जहां एक तरफ दीप्ति का जिला, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गोरखपुर को जो सौगात मिल रही है, गोरखपुर जो पहले गए होंगे, जो अब जा रहे हैं, उनकी समझ में आता होगा कि गोरखपुर में क्या बदला है। आज अगर कोई अमृतसर से आकर के गोरखपुर आएगा तो शायद नहीं समझ पाएगा, लेकिन जिसने पुराना गोरखपुर देखा उसकी समझ में आएगा कि गोरखपुर में क्या बदल गया है। एक मेट्रो शहर के तर्ज पर गोरखपुर आगे बढ़ रहा है, तमाम सड़क कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई। आप समझिए नेपाल बॉर्डर तक आप जाइए, आपको 4 लेन एक्सप्रेसवे मिलेंगे, कहीं कोई हिचक नहीं। तो इस तरीके से पूर्वांचल का जो डेवलपमेंट है वो भी वोट में बदल सकता है। इसकी तैयारी भाजपा ने करके रखी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो भी वोट में बदल सकता है, लेकिन रामेन जी ये समझना चाहेंगे कि जब हम अखिलेश यादव की बात करते हैं वो अभी तक पीडीए नहीं सेट कर पा रहे हैं। पिछले हम लोग 1 साल से लगातार पीडीए की परिभाषा लगातार बदलती जा रही है। वहीं लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिलों में ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं, 2027 के चुनाव बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मेहनत भी नजर आ रही है कि जिस तरीके से सीएम योगी जिलों में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी विपक्षी दल जो है वो एक पीडीए पर अटका हुआ है। संतोष, भाजपा इतनी तेज काम करती है, जहां से लोगों की सोच समाप्त होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। आप देखिए, राष्ट्रवाद है और धार्मिक जो स्तंभ है उनको लेते हुए और पूरे उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट है उसको लेते हुए, जो धार्मिक डेवलपमेंट है उसको लेते हुए, सभी जातियों को कैसे समाहित किया है संगठन से लेकर सरकार तक, ये सीखना चाहिए अखिलेश यादव को। पीडीए एक कागज पर लिखा हुआ शब्द नहीं हो सकता है। पीडीए के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। आपने कौन से बड़े कुर्मी चेहरे शामिल किए हैं, कश्यप, निषाद, बिंद, जिनकी मुलायम सिंह की सरकार में पूरा वोट मिलता था, कहाँ है आपका मुस्लिम
मुस्लिम भी वोट तुष्टीकरण का जो कर रहे थे वो कटे गए AIMIM के आने के बाद। तो जो नए समीकरण बनाने हैं वो अखिलेश नहीं कर पा रहे हैं। तो पीडीए उसी तरह होगा, कागज पर नारा होगा, जमीन पर उतरेगा नहीं। बाद में कहेंगे कि ये EVM खराब है। तो उसके लिए पहले काम करना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा आज की भाजपा से कि किस तरह 24 घंटे काम करते हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लगातार पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते रहते हैं, क्या आपको लगता है इस बार का चुनाव जो है वाकई जाति बनाम विकास होगा या फिर डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा रहेगा, उसके बीच में जाति रहेगी, चाहे वो समर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC हो? देखिए जाति पर जी देखिए संतोष, भाजपा चुनाव को जाति पर नहीं आने देगी। जाति का मैनेजमेंट करती है लेकिन चुनाव जाति पर नहीं आने देती। अगर चुनाव जाति पर आएगा तो भाजपा का नुकसान होगा। इसलिए हमेशा चुनाव में राष्ट्रवाद रहेगा। धार्मिक जो स्थलों का जिस तरह निर्माण हुआ, जिस तरह पर्यटन बढ़ा, जिस तरह डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, जिस तरह एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई, जिस तरह कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है, जिस तरह निवेश बेहतर हुआ, मुद्दे तो यही रहेंगे और राष्ट्रवाद रहेगा। जात का मैनेजमेंट रहेगा, किस क्षेत्र में किसका मैनेजमेंट है, उसका नेता उस मंच पर है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। जो तभी जनता वोट देती है जब उसका नेता मंच पर होता है, ताली तभी उस जात के लोग नीचे बजाते हैं। तो जाहिर है कि उनको जगह दी जा रही है। आप देखिए संजय निषाद को जगह दी गई है, राजभर को जगह दी गई है। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो पूरा उनका है। और जो छोटी जातियों पर पंकज चौधरी को, जो नाराज कुर्मी बिरादरी के लोग थे, पंकज चौधरी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, तमाम और पदों पर लोगों को रखा, भूमिहार को रखा, ब्राह्मण को रखा। दूसरा संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी का विकल्प कौन, जो विकल्प बन के आएगा तभी वोट पाएगा। तो अभी तो विकल्प नहीं बन के आ पा रहे हैं। यही एक चुनौती उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है कि अगर नाराज हो तो वोट किसको देगी। तो ये चुनौती अभी भी है। बिल्कुल आप जी रामीन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आधा दिन पूरी खबर में अभी रुक जाते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लगातार कहा जा सकता है कि दीप्ति जो है, लगातार हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों को देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत धीरे धीरे गर्माती जा रही है, बयानों से गर्माती जा रही है। वो एक जो अगली खबर है उसी पर आधारित है। आधा दिन पूरी खबर में अब बात उस सियासी रणनीति की जिसने 2027 के यूपी चुनाव से पहले बसपा की नई तैयारी के संकेत दे दिए। हाथरस के सादाबाद से आकाश आनंद ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है और उनके तेवरों से साफ है कि इस बार बसपा सिर्फ चुनाव लड़ने की मूड में नहीं, बल्कि अपने पुराने वोट बैंक को बचाने और नए वोटरों को जोड़ने की भी कोशिश में मैदान में उतर रही है। सबसे बड़ा फोकस है युवा वोटर, खासकर जेनजी की हम जब बात करते हैं, जो सोशल मीडिया पर राजनीति देखती भी है, सवाल भी करती है और नेताओं से जवाब भी मांगती है। वहीं 30 साल के आकाश आनंद का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर अंकल पॉलिटिक्स का तंज बताता है कि बसपा की लड़ाई विपक्ष के भीतर भी है, यानी कि 2027 से पहले यूपी की सियासत में असली लड़ाई सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं रह गई है, बल्कि वोट बैंक के उस जमीन पर भी है जहां सपा और बसपा एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि क्या आकाश आनंद की युवा और आक्रामक राजनीति बसपा को दोबारा यूपी की सियासत में केंद्र में ला पाएगी? अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विकास के पास, लेकिन उससे पहले आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, शायद वो बयान भी आया हुआ है, एक बार सुन लेते हैं कि आकाश आनंद ने कहा क्या कुछ है। पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं
जो यहाँ भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो अंकल वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास किस तरीके से देख पा रहे हैं आकाश के जो तेवर हैं 2027 के लिए, खासतौर से कई चीजें क्लियर हो रही। क्या बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, जिस तरीके से अखिलेश यादव को उन्होंने अंकल कहकर संबोधित किया है? देखिए, उनके तेवर इस बात को दर्शा रहे हैं कि वो खोई जमीन तलाशने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से नए सिरे से पूरी ताकत लगाकर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ कल उन्होंने हाथरस में अपने प्रत्याशी का भी ऐलान किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाता है तब जबकि 2022 में जिस तरीके के रिजल्ट आए थे उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिलती है और उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव होते हैं 2024 में तो बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल पाती है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की भूमिका की तो वह एक बार फिर से वही तलाशना चाहती है जो 2027 में उसे प्राप्त हुआ था, यानी अपने दम पर सरकार बनाना। फिलहाल अब उनके लिए चुनौती है। हमने देखा था कि आकाश आनंद को एक बार पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी 2024 में, लेकिन आधे चुनाव के बाद ही आकाश आनंद को विड्रा कर लिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है और इस बीच लगभग वह 2 बार पार्टी से निकाले जाते हैं और दोबारा रखे जाते हैं। एक बार फिर से उनको नए सिरे से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली हुई है, तो अब पार्टी उन्हें चेहरा बनाकर पेश करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अंकल कह के संबोधित किया अखिलेश यादव और राहुल को, तो संतोष ये बड़ी बात है कि वो अपने आप को युवा बता रहे हैं, युवाओं से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मायावती की पार्टी का एक जो खास वोट बैंक है उससे इतर वह अन्य युवाओं को जोड़ना चाहते हैं पार्टी। विकास, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी का निशाना इस बार युवा वोटर है। एक चीज समझना, जिस तरीके से आकाश आनंद ने जेनजी का जिक्र किया, जेनजी के करीब कौन, ये राजनीतिक दल में होड़ सी लग गई है। वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सभी राजनीतिक दल अब ये जेनजी के करीब जाना चाहते हैं, जेनजी के मुखिया बनना चाहती है। एक होड़ सी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सबसे आकर्षित करने वाले पार्टियों को यही एक मतदाता का वर्ग होता है। इनमें जो युवा वर्ग होता है उनमें सबसे बड़ी बात है कि ढेर सारे ऐसे मतदाता होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे और जो युवा मतदाता होता है वो आज की सोच रखता है। तो लोगों को ये लगता है राजनीतिक दलों को कि यह उनके साथ रहे। हमने देखा था पूर्ववर्ती चुनाव में जिस तरीके से युवा मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता था, पीएम मोदी को पसंद करता था, पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर सबसे अधिक है, ये सब चीजें दर्शाती थी। लेकिन कहीं न कहीं अन्य पार्टियां भी चाहती हैं कि वो उनके साथ राजनीति में आए ताकि उनका गणित सटीक बैठ सके। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अन्य लोगों के साथ साथ जो आकाश आनंद को चेहरा बनाया है उन्होंने, ये उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है कि कैसे वो युवाओं को अपनी तरफ कनेक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, पार्टी में जोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, अगर बात की जाए बसपा की तो सबसे बड़ी चुनौती अभी बसपा के लिए क्या है, सपा या कांग्रेस या फिर रावण? या फिर देखिए, बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो यहाँ पर कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आए थे लास्ट 2 चुनाव की अगर हम बात करें तो बेहद ही निराशाजनक थे बहुजन समाज पार्टी के लिए, उनको कार्यकर्ताओं के लिए। हालांकि उनके जो समीकरण थे उसके बदौलत अन्य राजनीतिक जो समीकरण होते हैं वो काफी ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं। कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है, कुछ जगह नुकसान होता है, इसी तरह विपक्ष को भी कई जगह नुकसान होता है, फायदा मिलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अपना फायदा नहीं हो पाता है। वो किसी का नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन वो इस स्तर पे आना चाहते हैं कि सत्ता की चाबी अपने पास रखने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तो दावे हैं कि वो पूरे बहुमत से सरकार जीतेंगे। कल उन्होंने जिस तरीके से चुनावी आगाज किया है हाथरस से,
विकास में तमाम सारी बड़ी विकास, बातें विकास, बोली, लेकिन उनको अपनी भूमिका साबित करने के लिए जमीन पे मेहनत करनी होगी। विकास में दीप्ति के सवाल को आगे बढ़ाता हूं। छोटा सा सवाल ये कि चंद्रशेखर आजाद भी बसपा के जो वोटर है, जो कहा जा सकता है कि वोटर उस पर अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक बड़ी चुनौती होगी बसपा के लिए? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी उसी वोट बैंक को बिल्कुल अपना मानते हैं जो बहुजन समाज पार्टी मानती है। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे उनके कैंडिडेट, तो साफ असर उसका सीधा पड़ेगा, तो वो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर पड़ेगा। हमने देखा था कि एक समय था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वहां पर उनको कोई सफलता नहीं मिली। सफलता तो पूरे प्रदेश में नहीं मिली, लेकिन नगीना में चंद्रशेखर आजाद लोकसभा सीट जीत जाते हैं अपनी पार्टी से। तो यह चौंकाने वाली बात थी। लोगों को अंदाजा था कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी अपने साथ वहां के अपने वोटरों को नहीं जोड़ पाई और वो उस जगह चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए। तो अब आने वाले चुनाव में देखना होगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी की यही तैयारी है कि आकाश आनंद के चेहरे पर युवाओं को कनेक्ट करें, जो उनका बेस वोट बैंक है वो उनके साथ रहे, साथ साथ मुस्लिम और ब्राह्मण को अपने साथ जोड़ना चाह रही है और एक अच्छा कोशिश करने की उनकी कोशिश है इस बात को लेकर कि 2027 में उनकी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन। और वैसे विकास, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही अंकल सैम से परेशान है। अब देखिए आकाश आनंद ने अखिलेश जी को अंकल बोल दिया है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि लगातार 2027 के चुनाव में जो सियासी बयान है वो लगातार गर्माते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इस सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीप्ति, लगातार उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है सियासत जो है वो बयानों पर टिक चुकी है। जिस तरीके से आकाश आनंद के तेवर है वो नजर आ रहा है कि अभी बसपा जो है अपना जनाधार तलाशने की कोशिश। लेकिन देखने वाली बात ये भी होगी कि जिस तरीके से आकाश आनंद एक चेहरे के तौर पे बसपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या जो फर्क है वो ला पाएंगे, क्योंकि जनाधार तलाशने की कोशिश जो है वो बसपा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संतोष, अब जरा बात कर लेते हैं सावन के महीने को लेकर, किस तरीके से जो पूजा पाठ है देश भर में वो चल रहा है, शिवरात्रि के को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो तमाम दिखाई दे रही हैं। आधा दिन पूरी खबर में अब बात कर लेते हैं आस्था की। आज देश भर में सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पूरी तरह शिवमय नजर आई। गंगा से जल लेकर श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे और हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। हजारों भक्तों ने मंगला आरती और जलाभिषेक कर बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग शिवालयों में भी आस्था का सैलाब देखने को मिला। मुरादाबाद के कमलेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गाजियाबाद के ऐतिहासिक दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में भक्तों ने वहां पर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं हरिद्वार की बात करें तो हर की पैड़ी पर कावड़ियों का सैलाब नजर आया। गंगा स्नान और जल लेने पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच हर तरफ भक्ति का माहौल और हर हर महादेव के जो जयकारे हैं वो गूंजते रहे। तो किस तरीके से देश भर में और खासतौर से जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं संतोष, तो देखिए जगह जगह पर लोग शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना भी वहां पर की जा रही है। बिल्कुल, हमने ये भी देखा कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी लगातार कराई जा रही है, उसकी भी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। बिल्कुल, और इस खबर पे ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्या किस तरीके का माहौल है? हमने तस्वीरों में देखा बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देश प्रदेश के साथ साथ गाजियाबाद भी आज भगवान भक्ति का बाबा पूजा अर्चना करने के लिए, बाबा के लिए देख सकते हैं किस तरह से गाजियाबाद के दूधेश्वरनाथ मंदिर यहाँ पे हम इस समय उपस्थित हैं। यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। दूधेश्वरनाथ मंदिर के बारे में आपको बता दें कि यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो शंभू है वो प्रकट हुए थे और रावण ने स्वयं यहाँ की पूजा की थी। और आपको विशेष बात और बताते हैं कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि यहाँ पर आकर जब भी गाजियाबाद का भ्रमण करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। मनोज, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हमें लगता है आपकी तरफ नेटवर्क खराब है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि दीप्ति सावन को लेकर, खासतौर से सावन कल दूसरा सोमवार था और आज मंगलवार है, सावन को लेकर जो धूप है सिर्फ गाजियाबाद नहीं है, हमें लगता है कि
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, लगातार सावन को लेकर और खासतौर कांवड़ियों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल संतोष, लेकिन एक और बड़ी खबर है, आज आधा दिन पूरी खबर में बात कर लेते हैं। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया से ये खबर आ रही है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही मची है। पश्चिमी कोलंबिया में आए झटकों से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की खबर है। हादसे में अब तक 111 लोगों की मौत और 87 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। 1575 से ज्यादा घरों को नुकसान भी पहुंचा है। भूकंप का केंद्र चोको विभाग के सैन होसे डेल पाल्मर के पास 96 किलोमीटर की गहराई में था। इसके झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और वेनेजुएला तक महसूस किए गए। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित कर राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। 6 हवाई अड्डों का बुनियादी ढांचा प्रभावित होने से व्यावसायिक उड़ानें भी रोक दी गई। आपको बता दें कि अमेरिका ने मदद की पेशकश भी की है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेताओं ने कोलंबिया के प्रति संवेदना और एकजुटता जताई है। संतोष, बिल्कुल आपने कहा, भूकंप से दहला कोलंबिया और मलबे में दबे भारी संख्या में लोग, और अभी तक जो आंकड़े निकल के अभी मैं देख रहा हूं लगभग 132 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 7.4 डिग्री का सेल्सियस भूकंप था। इसने पूरे शहर को हिला दिया है और 5 शहरों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारत को भूकंप के खतरे के आधार पर 4 सिस्मिक जोन, 2nd, 3rd, 4th और 5th पे बांटा जाता है। देश का करीब 61% हिस्सा मध्यम से उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है, यानी कि उस जोन में आता है जो जिसे हम रेड जोन कहते हैं, जिसे हम कहा जा सकता है कि खतरे की उस जोन में माना जाता है। जो 5 होता है, जो जोन 5 सबसे ज्यादा संवेदनशील, यहां बेहद तेज भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। जोन 5 में पूर्वोत्तर भारत, प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ और अंडमान निकोबार के कई हिस्से शामिल हैं। जोन 4 में दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाके, और शायद इसीलिए दिल्ली में अक्सर देखते कि भूकंप के हल्की जो है खबरें आती रहती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी हिस्से भी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल है। जोन 3 में मध्यम भूकंपीय खतरा रहता है। मध्य भारत के बड़े हिस्से में यह फैला है जो जोन 3 में आता है। जोन 2 को अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। इसमें कुछ कहा जा सकता है कि क्षेत्र आते हैं। पिछले 1 साल जम्मू कश्मीर, असम और सिक्किम में कई भूकंप दर्ज किए गए, यानी कि भूकंप की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जमीन के अंदर जो है उथल पुथल बढ़ती जा रही है। भारत में हर साल अलग अलग तीव्रता के सैकड़ों भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हैं। भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना भूकंप की एक बड़ा वजह, कई कारणों में से एक बड़ा कारण यह है कि जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं। सिर्फ भूकंप ही नहीं, भारत पर सुनामी का भी खतरा रहता है। 2004 में हमने तमिलनाडु में कहा जा सकता है सुनामी का एक बड़ा खतरा। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में लगातार कहा जा सकता है सुनामी की घटनाएं होती रहती है, खबरें आती रहती हैं। पश्चिमी तट के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल भी इसी श्रेणी में आते हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी संवेदनशील बड़े तटीय क्षेत्र है जहां पर ज्यादा खतरा बना रहता है। 2004 के हिंद महासागर सुनामी में के खतरे की गंभीरता दिखाई कि 2004 में तमिलनाडु में किस तरीके से, तो तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश, अलग अलग राज्य भी वहां पर आसपास के प्रभावित हुए थे। हैदराबाद स्थित INCOIS का इंडियन भारत को भूकंप के खतरे के आधार पर 4 सिस्मिक जोन पर कहा जा सकता है बांटा गया है, और शायद इसीलिए दीप्ति जो है भूकंप के खतरे जो है ज्यादा बढ़ते रहते हैं। कहीं न कहीं इसमें क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा असर माना जाता है। बड़ा असर है। जिस तरीके से देखिए कोलंबिया में बड़ा भूकंप आया, लेकिन कई बड़े देशों ने मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया है। ये एक बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि कई देश जो है मदद के लिए तैयार है। लेकिन आज आधा दिन पूरी खबर में समय बस इतना ही है। हमें और हमारी सहयोगी दीप्ति शाही सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।